Hello friends, welcome to all. India's largest platform learning on Unacademy. हम लोग ऑलरेडी पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी कुछ कर चुके हैं जो कि हमारे रिलेटेड है पूरी तरह से एनडीए को लेकर। हम लोगों ने अभी पार्लियामेंट में अगर बात करें तो लोकसभा पूरा कर लिया था, देन उसके बाद राज्यसभा कर लिया था, देन उनकी स्पेशल पावर्स कैसे कैसे हमारे सामने आई थी वो हमने पूरा कर लिया था। आज का लेक्चर जो है वो पूरा का पूरा पार्लियामेंट के डिफरेंट सेगमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें वो बिटवीन द लाइन क्वेश्चन जो एनडीए में काफी बार प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। खासकर अगर बात करें 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद ये पार्लियामेंट्री चीजों का जो रोटेशंस घूमे हैं ना डिफरेंट वे, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी की प्रायोरिटी पर आ गए हैं क्योंकि इनका जिक्र नॉर्मल बेसिस पर डिफरेंट न्यूज़पेपर नेशनल लेवल पर हो रहा है। और यही वो रीजन है कि जिसकी वजह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कमेटी सिस्टम से क्वेश्चन आया है, कंसोलिडेटेड फंड से आया है, इसके अलावा बात करें पार्लियामेंट्री कमेटीज और उनके ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज किस तरह से काम कर रही हैं। तो ये सारी चीजें आज हमें यहाँ 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। तो मैं मयंक पाराशर, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। मेरे प्लस कोर्सेज के लिए मयंक पाराशर के रेफरल कोड से, मैथ्स के लिए आप चित्रा जीना मैम को फॉलो कर सकते हैं, जो रेगुलर बेसिस पर हम दोनों लोग अपने यूट्यूब चैनल द ट्यूटर्स अकेडमी पर पढ़ा रहे हैं। आप लोग हमें द ट्यूटर्स अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी वॉरियर्स पर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अनअकैडमी वॉरियर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में रेगुलर बेसिस पर जो बच्चे भी इनसे जुड़ते जाएं, इनको देखते जाएं, तो उनको एनडीए के, खासकर एनडीए के पेपर में कोई भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। एज पर हम क्लास के लिए आज बात कर रहे हैं, तो आज हमारी जो पॉलिटी का क्लास नंबर है वो 17 है। 17th क्लास में आज हम लोग एंटर कर रहे हैं और हमारा ये काम जो शुरू होता है वो सबसे पहले गवर्नमेंट के सबसे पहले वेंचर से शुरू होता है, जिसका नाम आता है प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर क्या है, पीएम क्या है, तो इंडिया में पीएम नाम की जो भी चीज है उसका कोई इलेक्शन नहीं है। इंडिया में, अभी आगे वो डिटेल में डिस्कस करूंगा, इंडिया में एमपीज जिस भी पार्टी के मेजॉरिटी में होते हैं, मेजॉरिटी से मतलब 50% एंड अबाउट, जिसके पास भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं और वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होता है, या वी कैन से लोकसभा में जिस भी एलाइज पर, पार्टी पर या ग्रुप ऑफ पार्टीज के पास 273 प्लस सीट्स होती हैं, वो अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए रिप्रेजेंटेशन देता है और फाइनली उस गवर्नमेंट के एक लीडर की जरूरत होती है, तो वो अपने एमपीज में से एक बंदे को अपना लीडर चुन लेते हैं और वही लीडर जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर नाम की कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हम लोग वोट अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर को। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये चैप्टर 1 में ही है, एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, पार्ट 5 में ही आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें यूनियन डील करती है किससे, प्रेसिडेंट से हम पढ़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट से हम पढ़ चुके हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से आज देखना है इनके बारे में, जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम कर रही होती है। क्यों? क्योंकि जो लीडर होगा उसी के अंडर में तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी किसी भी वे में आइदर मिनिस्टर बने, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो या डिप्टी मिनिस्टर हो, वो तीनों ही कंडीशन में किसके अंडर में काम कर रहे हैं, पीएम के। तो दैट्स व्हाई यहां पर पीएम के अंडर में ये लोग काम कर रहे हैं, या कह सकते हैं हेडेड बाय पीएम। एंड लास्ट आती है अटॉर्नी जनरल, ये वकील होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल का जो कंसेप्ट आएगा वो हम लोग जैसे ही कमीशंस को पढ़ना शुरू करेंगे वहां पर पढ़ेंगे, ताकि हम एक बार डिटेल में एक तरह की चीजें पढ़ पाएं। आगे के लिए बढ़ते हैं। ऑलरेडी डिस्कस हम लोग प्रेसिडेंट, जो कि अभी मैंने बात करी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कैमरा ब्लर कर रहा है, मैं ठीक कर देता हूं इसको, ठीक है।
चलिएगा, हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के लिए बात कर रहे हैं। हम लोग बात आज पढ़ेंगे दैट इज COD, दैट मीन्स हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे, COM, प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे और अटॉर्नी जनरल मैंने कहा लेटर और बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात क्या करते हैं, इन इंडिया प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। याद करो जब मैंने आप लोगों को यह बात पढ़ाई थी तब मैंने आप लोगों को बार बार यह बात समझाई थी कि हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है यहां दैट इज इंडिया। अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया के लिए, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है, दैट इज इंडिया। अगली बात जो हमारे सामने यहां हुई है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। दैट मीन्स जो रूल है वो किसके अंडर में है, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में है, और जो पूरा इंडिया का हेड है वो कौन है, वो प्रेसिडेंट हैं। तो याद अगर ध्यान से देखें तो प्रेसिडेंट में थोड़ा सा फ्लैशबैक में आप लोग जाइए, वहां पर हमने एक बात पढ़ी थी कि प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करता है। यस और नो, ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करेगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी जो कैबिनेट है उसके अंडर में होने वाली चीजों में जो डिसीजंस फाइनल होंगे वो प्रेसिडेंट तक जाएंगे, और वो रिटन रिकमेंडेशन में जैसी पहुंचेंगे प्रेसिडेंट बाउंडेड हैं उन्हें मानने के लिए। पढ़ा था हमने ऑब्लिगेटरी वर्ड आया था, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना, नहीं याद आ रहा है तो प्रेसिडेंट वाली वीडियोस देखिएगा, वहां मैंने बार बार उसे आपके सामने एक्सप्लेन किया था। आगे के लिए बात करते हैं, ये रियल एग्जीक्यूटिव हैं हमारे। अब रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या आया, रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो रूल, मैं अगेन लिख रहा हूं रूल, जो गवर्नमेंट रूल चल कर रही है, जो गवर्नमेंट चल रही है उसको चलाने का पूरा काम। जैसे एट प्रेजेंट हम लोग बात करें, कोरोना का फीचर चल रहा है, तो जो भी डिसीजंस हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो फाइनल होकर निकल रहे हैं वो लास्ट होता है। जहां जहां भी प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया है कि आप लोग थोड़ा देखिए, वहीं पर कंफ्यूजन आना शुरू हो गया है। लाइक एन एग्जांपल, जून से ट्रेन्स चलेंगी, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेलवे जो है वो डिपार्टमेंट किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब आ जाओ एविएशन पर, फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, ये भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, बट उन्हें लैंड कहां करना है, स्टेट में, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही स्टेट के दायरे में वो चीज आएगी, वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो वहां स्टेट्स ने कुछ ने बोलना शुरू कर दिया है कि हम उन्हें 14 डेज के लिए क्वारंटाइन करेंगे, उसके बाद ही अपनी स्टेट में आने देंगे। दैट मीन्स प्रॉब्लम आने लगी हैं, तो जहां से वो फ्लाइंग करेंगे और जहां वो लैंड करेंगे, अगर दोनों स्टेट्स के आपस में डिस्प्यूट बढ़ गए और एक ने 14 दिन क्वारंटाइन किया और एक ने 14 दिन क्वारंटाइन किया, तो 28 दिन वो और जो एक दिन फ्लाइंग का, तो इस तरह से तो एक आदमी दो जगह पर पूरा पूरा क्वारंटाइन निकालेगा। जबकि होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था उनका मेडिकल सर्टिफिकेट अगर पहले से क्लियर है जहां से वो फ्लाइट ले रहे हैं, तो जहां वो लैंड कर रहे हैं वहां पर उनका दोबारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होना चाहिए था, ये टेस्टिंग होना चाहिए था कि उनमें कोरोना है, यानी उन्हें 14 दिन के लिए इमीडिएट क्वारंटाइन नहीं डालना चाहिए था, जैसा कुछ स्टेट्स ने बोला है। तो ये प्रॉब्लम है, यही बात समझने की है कि हमारा जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है, दैट इज पीएम। तो जो भी बात पीएम फाइनल करेंगे वही कहीं ना कहीं सुप्रीम्ड होगी। आगे बढ़ते हैं, गेट द सेम सैलरी एज एमपीज, जो भी एमपीज की होगी सैलरी वही ये लेते हैं। और ये बात आपको बता दें, बाकी सबकी सैलरी बढ़ाने घटाने के लिए तो ये कभी भी विधेयक ले आते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी सैलरी कब बढ़ रही है उसका कोई भी विधायक या सांसद, जैसे सांसद के लिए बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, विधायक के लिए बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में, कभी विरोध ही नहीं होता।
कितनी भी अपने हिसाब से कभी भी राइज कर लेते हैं, बाकी सबके लिए विरोध शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात बहुत अच्छी, एक जगह व्हाट्सएप किसी मैसेजेस में चली थी कि देश के अंदर कुछ भी आप खोल रहे हैं, धीरे धीरे आप व्यापार खोल रहे हैं, मार्केट खोल रहे हैं, पब्लिक के लिए चीजें खोल रहे हैं, उससे पहले क्यों पब्लिक को भरोसा दिलाने के लिए संसद नहीं खोल रहे हैं? क्यों आप लोकसभा राज्यसभा नहीं खोल रहे हैं? क्यों प्राइम मिनिस्टर, क्यों बाकी सीएम, बाकी मिनिस्टर सड़कों पर आकर गरीबों के सामने क्यों अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा रहे हैं? इसके लिए वहां एक व्हाट्सएप मैसेज में भी था कि बहुत अच्छी सी बात वहां बोली गई थी कि अगर ये इलेक्शन टाइम होता तो हर वो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहता था वो पक्का सैनिटाइजर की बोतल इन गरीब लोगों को बांटता हुआ नजर आता, क्योंकि उसमें इन लोगों को अपने बेसिकली कौन लोग दिख रहे थे? बेसिकली यहां पर उन लोगों को दिख रहा था कि ये वोट आ रही हैं। आज नहीं हो रहा ऐसा, पिक्चर ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल अलग चल रही है। आई एम फ्रॉम मेरठ और मेरठ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये दिख रही हैं। तो ये चीज यहां पर आती है कि रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहीं ना कहीं अपना काम कर पाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं लूपहोल्स जा रहे हैं। सेकंड, जो ये सैलरी एमपीज के इक्वल लेते हैं, तो हर एमपी का भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उतना ही दायित्व है, वो भी तो उतना ही कंसर्न होने चाहिए कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने वाला हर एक आदमी प्रॉपर रहे, स्वस्थ रहे। इलेक्शन के समय वो याद करते हैं, बाकी नहीं। तो याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी होती है वो सेम एज, मतलब कहीं अलग से मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं करी है, सेम एज एमपी होती है। बट एडिशन में जितने डिपार्टमेंट्स इनके पास होते हैं वो अनाउंसेस इनको अलग से मिलते हैं। सपोज इनके पास 2 डिपार्टमेंट हैं, 3 डिपार्टमेंट हैं, 4 डिपार्टमेंट हैं, कहीं के ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं, किसी कमेटी के ये प्रेसिडेंट हैं बीइंग एन प्राइम मिनिस्टर, तो वो सारी की सारी चीजें यहां पर देखनी होती हैं। आगे के लिए बढ़ते हैं, देखिएगा जैसे हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं, इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड और अपॉइंटेड। तो यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये चीज मैंने डाली है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं एक किताब पढ़ रहा था, वहां पर ये बहुत अच्छे से दिया हुआ था। क्या कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर। ये अपॉइंटमेंट है, किस वजह से, क्या होना चाहिए? हु इज आइदर अ लीडर ऑफ अ पार्टी विच होल्ड अ मेजॉरिटी इन द ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा, और एज अ पर्सन हु इज एबल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा बाय गेटिंग सपोर्टिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज। दैट मीन्स वो पर्सन जिसको ये क्लियर हो कि 273 प्लस एमपी सपोर्ट कर देंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। और उसको बनाने के लिए अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। ये अपॉइंटमेंट है, ना कि इलेक्शन। पहली बात। दूसरी बात, एक और बात आती है कि एक आदमी बिना इलेक्शन लड़े, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, विदाउट इलेक्शन मैक्सिमम 6 मंथ के लिए बीइंग एन सीएम, पीएम, मिनिस्टर, कुछ भी रह सकता है, वो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। नायक मूवी देख लीजिएगा, 1 दिन का सीएम बनाया था। ये मैक्सिमम प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस बिल से लाया जा सकता है, और ये 6 महीने तक मैक्सिमम है। जयललिता मैडम ने ये बीइंग एन सीएम करके दिखाया था, दैट इज इन तमिलनाडु में। तो ये भी हो सकता है। All other ministers are appointed by the president on the advice of the prime minister। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या प्राइम मिनिस्टर को एक एमपी होना जरूरी है? अगर वो इनिशियल है तो, अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो नहीं है तो विद इन 6 मंथ उनको बनना पड़ेगा, बशर्ते उससे पहले वो अपनी मेजोरिटी शो कर दें। जैसे एग्जाम्पल शो कर लीजिए, यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सीएम बने, जबकि वो तो गोरखपुर से जाते थे क्या बनकर? ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यस और नो? उनका इलेक्शन तो वहां से आता था, लेकिन उन्हें सीएम बना दिया गया। लेटर उन्होंने एमपी से रिजाइन किया एंड फाइनली एक विधायक का इलेक्शन लड़ा और विद इन 6 मंथ उसको जीत कर आए। जीत के आने के बाद फाइनली उनको एक
सीएम की तरह वहां पर वर्किंग हेड बना दिया गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं? चलिए आगे क्लियर करते हैं। तो आगे एक और बात इंपॉर्टेंट है, क्या ये पर्सन लोकसभा से ही होना चाहिए? तो आंसर आता है नहीं, ये राज्यसभा से भी हो सकता है। क्यों? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा से थे। मैं यहां लिख देता हूं, डॉक्टर सिंह जो थे वो राज्यसभा से थे, एक्स पीएम रहे हैं। उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन ना कभी लड़ा ना कभी जीता, वो हमेशा कहां से आए? वो राज्यसभा से आए हैं। तो यहां तक भी किसी को मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अगर यहां तक भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करिएगा ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर पाऊं। आगे के लिए बढ़ जाते हैं। जैसे हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं तो हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड फिर कुछ कुछ बातें आएंगी, जैसे उसकी पावर क्या है, फंक्शनिंग क्या है। पावर में आ जाओ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व्स द कंट्री बाय द फॉलोइंग। उनसे बोल दीजिए अमित को चाबी दे दें, बाहर जाके बोल दीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं बेटा। इन द वेरियस फंक्शंस ही परफॉर्म्ड हिज फंक्शंस टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज। कैसे मिलेंगी? सबसे पहले ये लीडर ऑफ द कंट्री है, आइदर ये बंदा लोकसभा से आए या राज्यसभा से आए। ये क्या है? लीडर ऑफ द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है, हेड टॉप नॉच है इसका, टॉप नॉच। फॉलोइंग कंसेप्ट्स हैं इसके। आगे बात करते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर हैज द अथॉरिटी टू असाइन पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर्स। ये बेसिकली किस किस बंदे को, सपोज नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि मयंक पाराशर जो यहां पढ़ा रहे हैं उनको मुझे कोई मिनिस्ट्री दे देनी चाहिए, बीइंग एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे वो मिनिस्ट्री मिल सकती है अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत चुका हूं। आगे आता है चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट। इंपॉर्टेंट, चेयरमैन बोल दो, इसे काफी जगह पर हेड भी पढ़ा है मैंने, हेड भी लिखते हैं, सुप्रीम पावर भी बोलते हैं, सेंटर पिलर ऑफ किचन कैबिनेट भी बोलते हैं, कैबिनेट भी बोलते हैं, कॉर्नर स्टोन या सेंटर आर्च, सेंटर पिलर ऑफ आर्च ऑफ कैबिनेट के नाम से भी कई बार कई जगह पढ़ा है। तो अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स हैं जो यूज हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ अ कैबिनेट एंड प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। He impose his decisions if there is a circular opinion different among the members. Suppose 10 आदमी हैं, बीजेपी में ही है, वो कुछ कह रहे हैं काम ऐसे कर लो, कुछ कह रहे हैं काम ऐसे कर लो, तो उनका हेड कौन बैठा है? दैट इज पीएम। तो जो पीएम ने फाइनल कर दिया वो उन्हें मानना पड़ेगा। तो कोई यहां पर ये बात कहे, अंकित का फोन आ रहा है, एक बार देख लीजिए, दोबारा आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बात देखें तो एक बहुत सिंपल सी बात आती है कि अगर वो डिसाइड करना चाहें या कोई भी बंदा ये देखना चाहे कि ऐसा हो क्यों रहा है, वो बात ना माने, तो चेयरमैन ऑफ कैबिनेट जो होगा उसका डिसीजन फाइनल होगा, उसके डिसीजन को दोबारा से रेक्टिफाइड नहीं किया जा सकता। आगे के लिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ही आगे के लिए बात करते हैं तो अगला आ जाता है आपका पावर एंड फंक्शंस में ही ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री। कहीं पर भी कोई जा रहा है, आ रहा है, मीटिंग हो रही है, तो वहां पर रिप्रेजेंटेशन कंट्री का हायर लेवल पर जो भी इंटरनेशनल होंगे वहां पर कौन करेंगे? पीएम। लेकिन याद करो हम लोगों ने ये पढ़ा था किसके बिहाफ पर करेंगे? प्रेसिडेंट के बिहाफ पर करेंगे। चले आगे। लिंक क्या आता है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट? तो भैया लिंक सिंपल है, अगर इन दोनों के बीच में पीएम है, भाई ऊपर मैंने कहा यहां प्रेसिडेंट साहब को ले लो और यहां पर कैबिनेट को ले लो, तो इन दोनों के बीच में कौन होगा? सेंटर लाइन पार्ट कौन करेगा इनको? तो वो प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। आगे बात करते हैं हेड क्या है? द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ, इंपॉर्टेंट है अब सारी चीजें, मैं जरा कलर बदल लेता हूं ताकि आपको अलग अलग कलर से दिखा पाऊं। सबसे पहला न्यूक्लियर कमांड,
जो अथॉरिटी हमारी है उसके हेड पूरी तरह से कौन होंगे? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग, जिसको पहले बोला जाता था प्लानिंग कमीशन, उसके चेयरमैन कौन होंगे? दैट इज पीएम। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होंगे? पीएम। नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल के कौन होंगे? पीएम। इंटर स्टेट काउंसिल के कौन होंगे? पीएम। नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के कौन होंगे? पीएम। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के कौन होंगे? पीएम। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के कौन होंगे? पीएम। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स के कौन होंगे? दैट इज पीएम। ये याद रखिएगा, मैंने सारे नहीं लिखे हैं, वो इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो रेगुलर बेसिस पर एनडीए के एग्जाम पे रिपीट होते हुए देखे गए हैं। बार बार ये क्वेश्चंस एनडीए में रिपीट होते हुए मिले हैं। क्लियर हुई बात? आगे के लिए बात कर लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट जो यहां पर लिखा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीफ एडवाइजर है। ही एक्ट एज द चीफ एडवाइजर ऑफ व्हाट? प्रेसिडेंट। या इन एनी केस इसे ऐसे भी तो देखा जा सकता है, ही इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम। यस और नो? कौन है? दैट इज पीएम। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटन रिकमेंडेशन के बिगर प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका हेड पीएम जो है बिना उनकी मिनिस्ट्रीज की रिटन रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट कोई काम नहीं करेंगे। तो प्रेसिडेंट के इनडायरेक्टली इन्हें क्या बता दिया गया? दैट इज एडवाइजर। ये चीफ एडवाइजर होंगे किसके? प्रेसिडेंट के। आगे के लिए बढ़े बच्चे, आगे के लिए बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है जी, एलिजिबिलिटी क्या है इनकी? भाई एलिजिबिलिटी कुछ भी अलग नहीं होगी, इंडिया के सिटीजन होंगे, मेंबर आइदर राज्यसभा या लोकसभा से कहीं आएंगे, मैं बता चुका हूं। शुड बी कंप्लीट 30 साल अगर ये मेंबर कहां के हैं? राज्यसभा के। शुड बी कंप्लीट 25 साल अगर ये मेंबर कहां के हैं? लोकसभा के। ये तो सिंपल है, ये तो हमने पहले पढ़ रखा है। फिर से याद करो, लोकसभा में मिनिमम एज कितनी थी? 25 साल। और मैक्सिमम एज कितनी थी? अगर आप ध्यान से देखें राज्यसभा में मिनिमम एज कितनी थी? दैट इज 30 साल। तो ये सिंपल सा था और इसको सिंपलेस्ट वे में ही पकड़ के हमें चलना था। आगे के लिए जब हम लोग बढ़ जाते हैं तो और हमारे सामने आनी शुरू होती हैं क्या? कुछ अगर हम फैक्ट फाइल्स को यहां पर ध्यान से देखें तो हमारे सामने आता है लार्जेस्ट सर्विंग इंडियाज पीएम कौन रहे हैं? तो दैट इज जवाहरलाल नेहरू साहब रहे हैं। क्वेश्चन है सेकंड लार्जेस्ट कौन रहे हैं? तो डॉक्टर सिंह रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं। इसके अलावा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस कौन रहे हैं? गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर रिसीव भारत रत्न, कौन से ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिला है? इंदिरा गांधी। अगले आते हैं फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? दैट इज मोरारजी देसाई। आगे के लिए बात कर लेते हैं। ये सब वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कभी ना कभी क्वेश्चन में डिफरेंट वे में आती हैं। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर रिसीव्स पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज मोरारजी देसाई। यंगेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, यहां एक इंपॉर्टेंट है बात क्या? अगर हम इंडिया के लिए बात करें, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए लिख पाऊं। इंडिया में आरटीडी ये रिटायर्ड होने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इंडिया में रिटायरमेंट एज मिनिमम केसेस में, ऑलमोस्ट केसेस में 60 to 65 ईयर्स है। यस और नो? किसी को भी रिटायर करने का मतलब क्या है? दैट मीन्स कि उसकी वर्किंग अभी कंफर्म है, इतने साल उसने काम किया है, लेकिन इस काम को करने में अब उनकी उम्र कहीं ना कहीं बीच में आ रही है और अब वो एक्यूरेसी, वो उनके अंदर जोश एंड जज्बा नहीं रह गया है जिससे वो उस काम को अंजाम दे सकें। यही रीजन है रिटायर करने का। यस और नो? लेकिन आप ध्यान से सुनिए,
तो आपको समझ में आएगा हमारे यहां राजीव गांधी ही हैं जो बिलो 60 इयर्स एक पीएम बने हैं। 60 साल से छोटी उम्र में अगर कोई हमारे यहां प्रधानमंत्री बने तो वो केवल राजीव गांधी हैं, उनके अलावा और कोई बिलो 60 में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। इसके अलावा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया के लिए बात कर ले, याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, दैट इज एच.डी. देवेगौड़ा। यहां पर डॉक्टर सिंह का नाम नहीं आएगा क्योंकि एच.डी. देवेगौड़ा पहले बंदे थे। मैम थोड़ा उधर आके ब्लिंक कर रहा है, इसको देख लीजिए। तो एच.डी. देवेगौड़ा, हल्दन डोड्डेगौड़ा, देवगौड़ा, ये हुआ करते थे। आगे के लिए हम लोग और बढ़ें तो हमारे सामने अब कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हो रहेंगे। जैसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेगा इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM। जब तक एडवाइस नहीं कर देंगे तब तक ये काम नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात यहीं पर आ जाएं तो हमारे सामने आते हैं 3 तरीके के मिनिस्टर हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर मैं बात करूं कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए तो इन्हें रियल पॉलिसी मेकर कहा गया है, पॉलिसी मेकर। ये रियल पॉलिसी मेकर हैं, रियल वर्किंग हैंड हैं, जहां पर बैठकर देश की सारी चीजें काम कर रही होती हैं। तो लिखा भी है दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगली बात आ जाती है अगले, तो इस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कैसे होते हैं? वो 2 तरीके के हो सकते हैं, बी अ इंडिपेंडेंट चार्ज इन द डिपार्टमेंट, आर नॉट अटैच्ड टू द कैबिनेट मिनिस्टर, और इन चार्ज specified department as a minister or specify work a ministry which is headed by a cabinet minister। दैट मीन्स उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है, डिपेंड करता है मिनिस्ट्री को उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, और डिपेंड ये भी करता है कि उनको इंडिपेंडेंट चार्ज में छोटा डिपार्टमेंट या बड़ा डिपार्टमेंट मिल जाए। जबकि जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये कि अगर कोई बड़ा डिपार्टमेंट लाइक डिफेंस हो गया, फॉरेन हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, तो पक्का वहां पर उनको एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स अलॉट होगा, मिलेगा। आगे बढ़े तो जो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं दे आर अटैच्ड विद द कैबिनेट मिनिस्टर और विद द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, असिस्ट देम विद देयर वर्क। धीरे धीरे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहां पर ये कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है, जिसको हम कैबिनेट के लिए बात कर रहे हैं, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री है A क्लास, ठीक। जिसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये है B क्लास। और अगर हम बात कर रहे हैं किसका, डिप्यूटी मिनिस्टर्स के, तो डिप्यूटी मिनिस्टर हैं C क्लास। अब ये मतलब क्या हुआ सर, ABC क्लासिफिकेशन क्यों किया आपने? देखो इससे ये समझाना है कि जब ये वाले मिनिस्टर धीरे धीरे एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज हटते जाएंगे तो B कन्वर्टेड इनटू A, एंड जैसे जैसे B कन्वर्ट होगा किसमें, A में, तो C इज कन्वर्टेड इनटू B। तो इस तरह से ये प्रोसेस है कि जो नए लड़के होंगे उन सब नए लड़कों को धीरे धीरे हम लेकर आते हैं एज एन डिप्टी मिनिस्टर्स में, जो नए नए वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर गए हैं। लेटर ऑन वो आ जाते हैं स्टेट मिनिस्टर्स पर, देन लेटर ऑन बात करते हैं तो वो आ जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स पर। तो ये यहां पर इनकी मिनिस्ट्रीज में आता है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे के लिए बढ़ते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों इंपॉर्टेंट है? लोकसभा में अगर केवल इन्होंने रिजाइन कर दिया तो इंटायर मिनिस्ट्री रिजाइन कर देगी। इट्स टीम एंड इट्स मेंबर सिंक एंड स्विम टुगेदर, आर्टिकल 75A
पार्ट उसका ये बोलता है कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर अकेले पीएम ने रिजाइन कर दिया तो सब लोग रिजाइन कर देंगे या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जबकि अकेले अगर किसी मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो उसके रिजाइन करने से कभी कोई भी प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट के दूसरे मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेंगे। A person can remain a minister without being a member of the either house up to the 6 month maximum। ऑलरेडी मैं आपके साथ ये बात डिस्कस कर चुका हूं। आगे के लिए बढ़ जाते हैं। जैसे हम लोग आगे के लिए और थोड़ा सा बढ़ते हैं तो अब हमारे यहां आते हैं फंड्स, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ के आए हैं थोड़ा सा। 3 तरीके के गवर्नमेंट फंड रखती है। कंसोलिडेटेड फंड, जिससे मोटा मोटा समझिए सबकी सैलरी आती है, सारे टैक्सेस जमा होते हैं, इंडिया का जो भी एक्सपेंस है वो लगभग इसी से निकलता है, एनडीटीसी। ठीक। कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी तो भैया इसे हिंदी में लिख लो आपातकाल। अचानक से अनफोर्सीन अगर कुछ आ जाता है तो एकदम से वो होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स इन इंडिया, जो इन दोनों से बचे वो सब पब्लिक अकाउंट्स इन इंडिया में आता है। सबसे पहली बात अगर हम इसमें बात करें, छोटे छोटे से टॉपिक हैं अब ये सारे, क्या कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल अकाउंट द गवर्नमेंट। दिस फंड फुलफिल क्या क्या कर रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ध्यान से देखो, मैंने अभी ऊपर लिखा था ये बात। Retaining the loans, interest of the loans, the government by any one agency that has taken it। जो भी इसकी इनकम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोन से, एसेट से, वो सारी की सारी इसमें आके डल जाती है। अगला, गवर्नमेंट मीट ऑल इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड। सारी सैलरीज हों, सारे खर्चे हों, वो पूरा का पूरा यहीं से किया जाता है। आगे लिखा है गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड। अगर इससे कभी भी पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट से परमिशन चाहिए होती है। याद करो, लोकसभा में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये मनी बिल होता है, हाँ या ना? मनी बिल से रिलेटेड बातें पढ़ी थी, वही यहां पर आ जाती हैं। और एक याद करो, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा था ग्लूटाइन, कि अगर कोई चीज ऐसी है तो वो ग्लूटाइन के अंडर भी आ जाती है। तो समय की कमी है, पहले पैसा निकाल लिया, लेटर ऑन जो पैसा निकाला उसका हिसाब किताब पब्लिकली दे दिया, तो ये क्या हो जाता है, ग्लूटाइन। आगे के लिए बात कर लेते हैं हम लोग इसी में। अगला आता है, देखिएगा कि ये किस आर्टिकल के अंडर में है। तो आर्टिकल 266 और 267, 268, यही 3 आर्टिकल्स हैं। इनमें मेजॉरिटी 266 और 267, 266, 267 में ज्यादातर बातें लिखी गई हैं। Each state can on its own consolidated fund of the state। हर स्टेट का अपना होगा सिमिलर प्रोविजन। कैग, जो कि हमारे सीए हैं, ऐसे मान लीजिए, अकाउंट्स को देखना, चेक करना। ऑडिट दीज फंड्स एंड रिपोर्टेड टू द रिलीवेंट लेजिस्लेचर टू देयर मैनेजमेंट। भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे है तो वो रिपोर्ट किसके पास जाएगी, प्रेसिडेंट के पास। स्टेट लेवल पर है तो वो रिपोर्ट किसके पास जाएगी, गवर्नर के पास। सबसे पहले तो वही रिपोर्ट सबमिट होंगी, लेटर ऑन वो कहां जाएंगी, आइदर लोकसभा, राज्यसभा इन सेंट्रल लेवल, और विधानसभा या विधान परिषद एट स्टेट लेवल। तो ये बात यहां से आती है। आगे के लिए और थोड़ा बढ़ते हैं। तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो अब कंटिजेंसी फंड आ जाता है। मैंने कहा था 267 में आएगा वो। 500 करोड़ की आज कैपिटल लगता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में होता है ये। कभी भी इंडिया में अगर अनएक्सपेक्टेड, अनफोरसीन एक्सपेंडिचर आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सडनली सा कुछ ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट पे पैसा नहीं है, तो ये 500 करोड़ निकाल दिए जाते हैं। एंड ईच स्टेट अपना अपना भी कंटिजेंसी फंड रखती है। आपातकालीन फंड हर स्टेट को भी अपना रखना होता है। आगे के लिए बढ़ते हैं तो कमेटी सिस्टम्स आ जाते हैं जरा थोड़े से, और फिर ये लास्ट टॉपिक होता है। इसके बाद ये कहानी यहीं वाइंड अप हो जाएगी। क्या पब्लिक अकाउंट्स में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 266 के अंडर में आता है। भाई एक बात समझ लीजिए
कि पब्लिक मनी या पब्लिक अकाउंट्स हैं क्या। अदर पब्लिक मनी कौन कौन सी जो कवर्ड हो रही है अंदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, रिसीव्ड बाय और द बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड टू द अकाउंटेंट फंड। अगर हम ध्यान से देखें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा अगर कहीं भी किसी खजाने में कोई भी किसी भी तरह का पैसा आ रहा है तो वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया का पार्ट है। दिस इज मेड अप ऑफ बैंक सेविंग्स में आ सकता है, वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स के जो फंड पड़े हैं, नेशनल स्मॉल सेविंग्स एंड डिफेंस फंड्स में आ सकता है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स में आ सकता है, नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिजेंसी फंड में आ सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, प्रोवाइडिंग फंड्स, पोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिमिलर फंड्स। बेसिकली आपने सपोज कहा कि मैंने डिफेंस सर्विसेज को 5 लाख करोड़ का एक फंड अलॉट किया है कि वो ये काम करें, ऐसा थोड़ी ना आज फंड अलॉट किया तो वो आज के आज ही लग गया। पहले उसका पूरा R&D होगा, पूरा प्रपोजल बनेगा, उसका ड्राफ्ट निकलेगा, उसमें देखा जाएगा कंपनी कौन कौन है, देन उन कंपनी से बात होगी, कुछ इनिशियल पेमेंट होगा, कुछ लेटर ऑन, बट गवर्नमेंट तो रिलीज कर चुकी ना, तो वो अमाउंट जब तक वहां रहेगा तो उससे आने वाली जो इनकम होगी वो किस में जाएगी, पब्लिक अकाउंट्स में जाएगी। सिंपल सी बात, ऐसे समझ सकते हो। इसके बाद हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं तो इसी में लिखा है गवर्नमेंट डज नॉट नीड परमिशन टू टेक एडवांस फ्रॉम दिस अकाउंट। अपनी मर्जी से गवर्नमेंट कभी भी निकाल सकती है। ईच स्टेट कैन हैव इट्स ऑन, हर स्टेट अपना भी रखेगी। ऑडिट रिपोर्ट जो है कैग के थ्रू होगी और पब्लिक अकाउंट जो है वो डिपेंड करता है, सेंटर का है तो प्रेसिडेंट पे जाएगा, स्टेट का है तो गवर्नर पे आएगा। चलें आगे। जैसे आगे के लिए और बढ़ते हैं तो हमारे सामने शुरू होता है कमेटी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री कमेटी। इंडिया में 2 तरह का कमेटी सिस्टम चलता है, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक। एडहॉक को बोल देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। क्या मतलब, समय की कमी है तो कुछ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें ऐसी खाली बैठा के रखें, इस बात का तो कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स हम करेंगे क्या, वो मिनिस्टर्स का कोलिब्रेट करते 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 एक ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप रेगुलर बेसिस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, अपनी बातों को बताएगा। ये पार्लियामेंट्री कमेटी है। एनी सब्जेक्ट रिलेटेड टू दिस कमेटी डील्ड विद आर्टिकल 118(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपॉइंट क्यों की जाती है, ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ था, 2 बार आ चुका है रादर। तो ये अपॉइंट इसलिए की जाती हैं ताकि टाइम जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एक व्हाट वी कैन से सिस्टम का बच सके। अब एक ही आदमी अगर बार बार एक ही काम को करेगा तो उसे समय लग जाएगा ना, तो यहां वो समय नहीं लगना चाहिए। मोस्ट ऑफ देम फंक्शंस अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर्स एंड आर एसेंशियल कमेटीज ऑफ द लोकसभा। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो यहां से शुरू होंगी। देखो, सबसे पहले बात करें तो हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी कितनी है, तो मोटे मोटे बात करें तो ये 16 हैं। 16 में अगर देखें हेड्स में उन्हें बाइफरकेट करें तो 26 मिलती हैं। तो बेसिक ऐसा भी लिखा मिलता है काफी जगह पर कि 26 कमेटी हैं, काफी जगह पर 13 भी लिखा मिलता है, काफी जगह 16 भी मिलता है। तो मैं इस बात में नहीं जाऊंगा नंबर कितने हैं, मैं इस बात में जाऊंगा किसके अंडर में कौन सी आ रही है। तो कमेटी ऑफ इंक्वायर्स के अंडर में ये 4 कमेटी आती हैं, जिसमें इसके बाद देन इनके तो जस्ट आप नाम याद रखिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं नाम याद रखिएगा, इनको वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग कि इनकी डिटेल्स इनकी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैंने आगे अभी डिस्कस की हैं। देखिएगा कैसे। सबसे पहले इनके ऊपर एक नजर लगा लीजिए। जैसे फाइनेंस कमेटी है तो कौन कौन सी आ रही हैं, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्टर हैं तो कौन कौन सी आ रही हैं। तो इनके हेड्स आपको पता होने जरूरी हैं, देन हम लोग इसके बारे में बात कर पाएं। क्योंकि कमेटीज के इंटरनल स्ट्रक्चर एनडीए में कभी क्वेश्चन नहीं आया है। कमेटी डीलिंग विद द प्रोविजन ऑफ द फैसिलिटीज टू द मेंबर्स, कौन कौन सी मिलती हैं वो सब यहां पर लिखी हैं। एक तो ये कमेटी जॉइंट कमेटी ऑफ सैलरी एंड अनाउंसेस, ये मैंने कहा था ना कि अपनी सैलरी और अनाउंसेस के बारे में कभी किसी से कोई अपोजिशन नहीं होता, सब इकट्ठे होते हैं और फटाफट फटाफट मामला टच हो जाता है। ये वही है मामला। अब देखो, अब शुरू होंगी इनकी एक एक वो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है।
कैसे? मेंबर ऑफ द राज्यसभा अगर हम बात कर रहे हैं आर एसोसिएटेड विद ऑल द कमेटी एक्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है, अलग कलर ले ले रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कि राज्यसभा के मेंबर किस कमेटी में नहीं होते, एक्सेप्ट एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी के अंदर कभी भी कोई राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा, पहली बात। आगे के लिए बात करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/3, ये इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा से हर कमेटी के 1/3 मेंबर आएंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ ईच कमेटी, दे आर आइदर इलेक्टेड बाय द राज्यसभा और नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का मतलब कौन हो गया? वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर हुई बात? याद है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगली बात करता हूं, मेंबर ऑफ लोकसभा कंटिन्यूट्स 2/3, इंपॉर्टेंट है। दैट मींस राज्यसभा से मेंबर कम आ रहे हैं जबकि लोकसभा से मेंबर ज्यादा आ रहे हैं। ऑफ द स्ट्रेंथ of the committee in the Rajya Sabha, members are there and they are either elected by Lok Sabha or nominated by Speaker। तो वो अथॉरिटी सेम दी गई है। आगे के लिए बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे ही आगे के लिए हम लोग जाते हैं तो हमारे पास आता है मेंबर ऑफ द कमेटी आर जनरली इलेक्टेड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। 99% एक साल के लिए होती हैं। एज फार एज पॉसिबल the party of all the parliament represented in the committee proportion to their strength in the parliament। that means अगर किसी पार्टी के 10 MP हैं तो वो उनके proportion के अकॉर्डिंग आएगा, किसी के 50 हैं तो 50, किसी के 200 हैं तो 200 के। दैट मीन्स जिस पार्टी के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा होंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी ज्यादा होंगी कि वो कमेटी सिस्टम की हर कमेटी में उसका मेंबर हो। सपोज किसी के पास हैं ही 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हर कमेटी के अंदर उसके मेंबर हो, इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है। आगे, चेयरमैन ऑफ ऑल कमेटी, फिर से इंपॉर्टेंट बात आ गई, फिर से कलर चेंज कर लो जरा थोड़ा सा। एक्सेप्ट ज्वाइंट कमेटी ऑन द सैलरी अनाउंसेस फॉर एमपीज, अगर हम इसको छोड़ दें तो रेस्ट आर अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ द कमेटी। एक बात याद रखिएगा, अपॉइंटेड बाय द स्पीकर, बात क्या याद रखनी है? अगर लोकसभा स्पीकर मेंबर है किसी भी कमेटी का, क्योंकि वो भी तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो ऑटोमेटिकली ही वो हेड होंगे उस कमेटी के, और कोई हेड नहीं हो सकता। आगे लिखा है जॉइंट कमेटी ऑन द सैलरी एंड अनाउंसेस अपॉइंटेड इट्स ऑन चेयरमैन। इसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा से कोई बात नहीं की जाती, तो अपनी सैलरी के बारे में ये कभी भी किसी से कोई बात करना पसंद नहीं करते। आगे के लिए बढ़ जाते हैं हम थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी पब्लिक अकाउंट्स इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग्स द अपोजिशन मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा। अगर आप ध्यान से फिर से देखो, कमेटी कौन सी थी? पब्लिक अकाउंट्स। इसका मतलब पब्लिक को जो जवाब है, जो पब्लिक को जवाब देना है, उसमें किसको बैठा दिया? अपोजिशन के मेंबर को। दैट मीन्स कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कभी भी कोई दिक्कत आएगी तो अपोजिशन मेंबर ही उसमें देखेंगे। इन केस लोकसभा स्पीकर इज द मेंबर ऑफ अ कमेटी, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कमेटी। ये सिंपल सा बात होती है। एंड यहां आकर आपका ये वाला पार्लियामेंट वाला पार्ट खत्म हो जाता है। आज हम लोगों ने सेंटर लेवल पर जितनी चीजें होती हैं उनमें एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर चीजों को कवर कर लिया है। पहले प्रेसिडेंट पूरा कवर किया, देन वाइस प्रेसिडेंट हम लोगों ने कवर किया, सुप्रीम कोर्ट किया, उसके कंपैरिजन में हाई कोर्ट भी कर चुके हैं, प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में गवर्नर भी कर चुके हैं स्टेट लेवल पे। उसके बाद हम लोग पार्लियामेंट्री में आ गए, लोकसभा राज्यसभा किया, फिर स्पेशल पावर्स की बात करी, टर्मोलॉजीज की बात करी, उनके सेशंस की बात करी। देन फिर आज हम बात शुरू करी पीएम से, पीएम का पूरा देखा, देन मिनिस्टर्स के बारे में पूरी बात करी, देन हमारे यहाँ फंड्स कौन कौन से होते हैं वो सब बात करी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में बात करी।
तो इस तरीके से मोटे मोटे लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट से रिलेटेड ज्यादातर चीजों को हमने कवर किया है। तो आज के सेशन में इतना ही। जो भी आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज उसको कमेंट में लिखिएगा ताकि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा बाकी सब लोगों के साथ। और अगर आपको लगता है कि हां आपको मेरे साथ आगे और जुड़ना है तो अनअकैडमी प्लस पर बहुत जल्दी कोर्सेज मेरे शुरू होने वाले हैं, तो आप मुझे मयंक पाराशर के नाम से वहां पर फॉलो कर सकते हैं और धीरे धीरे वहां पर एनडीए के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैथ्स के लिए आप चित्रा जीना मैम को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, और हम दोनों लोगों को एक साथ हमारे अपने प्लेटफॉर्म द ट्यूटर्स अकेडमी पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।